गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की यूनिट से बने हुए होते हैं। पहले होते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड और तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन चारों ही चीज, ऑक्सीजन, चारों ही यहाँ पर तत्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं सभी जीवित प्राणियों के अंदर उपस्थित होते हैं। अगर हम किसी भी प्राणी की जीवित कोशिका के ड्राई वेट निकालें, शुष्क भार निकालें, किसी भी कोशिका का अगर हम शुष्क भार निकालें तो शुष्क भार में कोशिका के शुष्क भार का आधे से भी अधिक भाग किसका बना होगा? यहाँ पर प्रोटीन होती है। कोशिका क्या, अगर हम ड्राई वेट निकालें तो इस ड्राई वेट का, कोशिका के ड्राई वेट का आधे से भी जो अधिक भाग होता है वो अधिक भाग किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होती है मुख्य रूप से यहाँ निर्माणकारी या संरचनात्मककारी यूनिट होती है। किसी भी जीव की शरीर को निर्मित करने वाली मुख्य संरचना होती है। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बात किसने की थी? तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए थे मुल्डर ने नाइट्रोजनी पदार्थों से यहाँ मुल्डर प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर ये रसायन शास्त्री थे, तो यहाँ नाइट्रोजनी पदार्थों से पृथक किया था। इन्होंने नाइट्रोजनी पदार्थों से पृथक किया था। और एक साइंटिस्ट हुए थे बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने इनको प्रोटीन कहा था। नाम किसने दिया था? बर्जीलियस ने। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? प्रथम स्थान। तो वैसे भी प्रोटीन सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट का निर्माण कर रही है, सबसे ज्यादा संरचनात्मक कार्य कर रही है। तो ये बॉडी में वैसे भी प्रथम स्थान पर प्रेजेंट होती है। ड्राई वेट का वैसे भी आधे से अधिक भाग किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से। तो बर्जीलियस ने इसको प्रोटीन वर्ड दिया था। यहाँ प्रोटीन बनी किसकी होती है? अगर हम प्रोटीन का जल अपघटन कराएं, प्रोटीन एटम का जल अपघटन कराएं तो इसके जल अपघटन से यहाँ पर हमको अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं ये इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट है। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होते हैं? अमीनो अम्ल। एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल के साथ में यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल के साथ में यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे ही एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। सामान्य तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये ही यहाँ प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ सल्फर और फास्फोरस भी कभी कभी उपस्थित हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे अमीनो अम्ल भी हैं
जिनके अंदर सल्फर और फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? अधिक जटिल प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अब यहाँ अगर हमको प्रोटीन की संरचना पढ़नी है तो प्रोटीन से पहले इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? अमीनो अम्ल। तो पहले हमको अमीनो अम्ल के बारे में जानना होता है कि अमीनो अम्ल हैं क्या, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे होते हैं अमीनो अम्ल। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर अमीनो अम्ल के बारे में। अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल होते हैं इनके गुण देखेंगे, गुण कौन कौन से होते हैं, इनका वर्गीकरण और इनकी रासायनिक रिएक्शन। यहाँ रासायनिक रिएक्शंस, इनको यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, गुण। अमीनो अम्ल के जो एक नॉर्मल हम यहाँ फॉर्मूला वो देखते हैं इसकी, तो वो क्या होता है? ये होता है। तो एक अमीनो अम्ल में सामान्य तौर पर जो एक अमीनो अम्ल है, इस एक अमीनो अम्ल में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक यहाँ पर अमीनो ग्रुप होता है। तो यहाँ सामान्य तौर पर एक अमीनो अम्ल के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरा यहाँ पर अमीनो ग्रुप उपस्थित होता है। तो यहाँ संरचनात्मक यूनिट तो इसको कह ही रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ जो अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है ये तो अम्लीयता प्रदान करेगा और ये क्षारीयता प्रदान करेगा। तो यहाँ अमीनो अम्ल के में कौन सा यहाँ पर प्रधान रूप से पाया जा रहा है? अगर ये यहाँ पर डोमिनेंट है तो अमीनो अम्ल कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का। अगर यहाँ पर ये डोमिनेंट है तो अमीनो अम्ल कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का। और अगर दोनों ही डोमिनेंट हैं तो अमीनो अम्ल कैसा होगा? उदासीन। तो इनके डोमिनेंट होने के आधार पर कौन सा यहाँ पर प्रभावी है, कौन सा अपना कार्बोक्सिलिक अपना असर दिखा रहा है या अमीनो ग्रुप अपना असर दिखा रहा है, तो उसी के आधार पर यहाँ अमीनो अम्ल की प्रवृत्ति होती है। क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन है, दोनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल कैसा हो जाता है? उदासीन प्रकृति का हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल है वो कैसे होते हैं? जुटर आयन होते हैं। जुटर आयन होते हैं। जुटर आयन का मतलब जिस पर माइनस और प्लस दोनों ही आयन उपस्थित हों, वो होते हैं जुटर आयन। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चार्ज उपस्थित होते हैं। जो सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले जो खोजा गया था वो था एस्पार्जिन। एस्पार्जिन अमीनो अम्ल सबसे पहले खोजा गया। और सबसे लास्ट में जो खोजा गया था वो था थ्रियोनिन। थ्रियोनिन अमीनो अम्ल, जो जिसकी सबसे लास्ट में खोज हुई थी अमीनो अम्ल की, वो थ्रियोनिन अमीनो अम्ल था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इतना तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो अमीनो अम्ल हैं, इन अमीनो अम्ल का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जा रहा है? इनमें उपस्थित जो ग्रुप प्रेजेंट हैं, इन ग्रुप के आधार पर किया जाता है। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, यहाँ जो अमीनो अम्ल हैं, इन अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन कार्बनिक ग्रुप के आधार पर हो रहा है। कार्बनिक ग्रुप के आधार पर प्राकृतिक रूप से जो पाया जा रहा है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जो कार्बनिक ग्रुप पाए जा रहे हैं, उन कार्बनिक ग्रुप के आधार पर इनको 3 समूहों में
बांटा गया है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखते हैं हम एलिफेटिक अमीनो ग्रुप। एलिफेटिक अमीनो अम्ल, एलिफेटिक अमीनो अम्ल। यहां पर एलिफेटिक जो अमीनो अम्ल हैं, इन एलिफेटिक अमीनो अम्ल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों की प्रकृति के आधार पर, दोनों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रकृति के आधार पर और अमीनो अम्ल की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किनको? एलिफेटिक अमीनो अम्ल को। तो यहाँ इनको 4 भागों के अंदर बांटा गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो एलिफेटिक होते हैं वो यहाँ पर 4 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और सल्फर युक्त। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर उदासीन एलिफेटिक। उदासीन एलिफेटिक अमीनो अम्ल। जो उदासीन एलिफेटिक अमीनो अम्ल होते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वहां पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो अमीनो ग्रुप है, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। दोनों बराबर है, इसलिए ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। कैसा होगा? उदासीन। यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही बराबर की संख्या में है। तो यहाँ पर जो अमीनो अम्ल होंगे वो कैसे होंगे? उदासीन प्रकृति के। तो यहाँ संख्या में दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट बराबर हैं, तो ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेंगे ये, ना यहाँ क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे। कैसा गुण प्रदर्शित करेंगे? उदासीन प्रकार का। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलिनिन, एलिनिन, सीरीन, सीरीन, तीनों ही कौन से हैं? ये उदासीन प्रकार की। सेकंड, अम्लीय एलिफेटिक। अम्लीय एलिफेटिक अमीनो अम्ल। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये एक नॉर्मल, जैसे हम मूलानुपाती सूत्र पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहां ये संरचना तो होगी ही होगी। अब यहां किसी भी अमीनो अम्ल में चेंज कहां होगा? जो ये आर ग्रुप है, यहां पर ये कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। अब यहाँ जितना भी कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड होंगे, वो कहाँ होंगे? इस आर की जगह पर। आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं आर कितनी भी यूनिट हो सकती है, कार्बन की या किसी अन्य चीज की। तो यहाँ पर ये नीचे वाला तो फिक्स होता है, ये तो इतना रहेगा ही अमीनो ग्रुप के अंदर। अब परिवर्तन किस में होगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अम्लीय एलिफेटिक यौगिक होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा, ऐसे ही क्षारीय में ये अमीनो ग्रुप तो होगा। इसके अलावा अगर अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है तो और एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है। अगर और यहाँ पर अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है तो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है, तभी ये क्या कर रहा है? अम्लीय गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप से अधिक मात्रा में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए किसको प्रदर्शित कर रहा है? अम्लीय गुण को प्रदर्शित कर रहा है। फॉर एस्पार्टिक एसिड,
फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, इसको ऐसे नोट करते हैं। ये तो फिक्स है, ग्लूटामिक एसिड। यहां पर ये एक्स्ट्रा ऐड है, यहां ये एक्स्ट्रा ऐड है, तो यहां पर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से क्या है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अब क्षारीय ग्रुप प्रदर्शित करेंगे, क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या होगा, अमीनो ग्रुप। जो फिक्स है वो तो अमीनो ग्रुप होगा ही, उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप प्रदर्शित होगा, तभी ये क्या करेंगे, क्षारीय एलिफेटिक अमीनो अम्ल। तो यहां पर एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप उपस्थित होगा, यहां एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप उपस्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्जिनिन, ये अमीनो अम्ल की मुख्य संरचना। अब यहां पर आर परिवर्तनशील है, CH2 का होल ट्राइस NHC, ये आएगा आपका आर्जिनिन NH2, आर्जिनिन। तो यहां पर जो भी एक्स्ट्रा ऐड हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा। तो इनकी वजह से यहां पर क्या है, क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लाइसिन, यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, ये रहा अमीनो ग्रुप, जिसकी वजह से यहां पर लाइसिन क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्षारीय गुण। नेक्स्ट पाए जाते हैं सल्फर युक्त, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के अंदर एक सल्फर हाइड्रिल ग्रुप पाया जाता है। इनके अंदर सल्फर हाइड्रिल ग्रुप उपस्थित होता है, और सल्फर हाइड्रिल ग्रुप कौन सा होता है, SH। पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री में। तो यहां पर एक्स्ट्रा सल्फर हाइड्रिल ग्रुप उपस्थित होता है। फॉर एग्जांपल सिस्टीन, सिस्टीन। सेकंड एग्जांपल मिथियोनिन, H ही रखेंगे यहाँ। CH2 CH2, सल्फर जुड़ गया यहाँ पर, और CH3, इसको बोलते हैं मिथियोनिन। तो यहां पर इन दोनों के अंदर, यहां ये रहा, यहां ये रहा, तो यहां पर सल्फर हाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहां पर
हाइड्रोजन की जगह मेथिल ग्रुप जुड़ गया आकर के। तो यहाँ जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं, इन सल्फर युक्त अमीनो अम्लों में सल्फर हाइड्रिल आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ जो एलिफेटिक अमीनो अम्ल थे, ये एलिफेटिक अमीनो अम्ल 4 प्रकार के पाए जाते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और सल्फर युक्त। नेक्स्ट एरोमेटिक, सेकंड एरोमेटिक अमीनो अम्ल। अब यहां पर एरोमेटिक वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो अमीनो अम्ल है, इस अमीनो अम्ल में जो पार्श्व श्रृंखला जुड़ेगी, यहां पर जो पार्श्व में जो कार्बनिक ग्रुप उपस्थित है, पार्श्व में जो कार्बनिक ग्रुप उपस्थित है, यही ग्रुप उपस्थित है, तो यहां पर बेंजीन वलय जुड़ जाएगी। जो कार्बनिक ग्रुप उपस्थित है, या तो इस कार्बनिक ग्रुप से या इस कार्बनिक ग्रुप के स्थान पर यहां पर बेंजीन वलय ऐड हो जाती है, वलय जुड़ जाती है। या तो पूरा की पूरा कार्बनिक ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा, या फिर इसी कार्बनिक ग्रुप से यहां पर बेंजीन वलय ऐड हो जाएगी, तभी क्या कौन से बनेंगे, एरोमेटिक अमीनो अम्ल। देखिए फॉर एग्जांपल फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन में यहां ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहां मिथाइल ग्रुप से ही क्या जुड़ गई, बेंजीन वलय आकर के जुड़ गई, तो इसको बोलते हैं फिनाइल एलानिन। टायरोसिन, टायरोसिन में यहां पर आकर के फिनॉल जुड़ जाएगा, टायरोसिन। तो यहां पर जो अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखला होती है, पार्श्व में जो कार्बनिक ग्रुप उपस्थित होता है, इस कार्बनिक ग्रुप से आकर के बेंजीन वलय जुड़ जाएगी, या फिर इस कार्बनिक ग्रुप को रिमूव करके यहां पर बेंजीन वलय जुड़ जाएगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमीनो अम्ल। थर्ड प्रकार के जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। यहां पर बेंजीन वलय भी उपस्थित हो सकती है, अनुपस्थित भी हो सकती है, यहाँ साइक्लिक प्रकृति के पाए जाते हैं। इतना कंप्लीट है यहाँ पर, फिक्स है यहाँ कि यहाँ पर जो ये एमिनो अम्ल होते हैं, ये एमिनो अम्ल कैसे होते हैं, साइक्लिक प्रकृति के होते हैं। अब साइकिल यहाँ पर किस प्रकार से बन रही है, बेंजीन वलय है या फिर अन्य के अंदर बन रही है, वो सभी के अंदर यहाँ पर अलग अलग पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पार्श्व कार्बनिक ग्रुप होता है, या पार्श्व कार्बनिक ग्रुप के स्थान पर विषम चक्रीय, विषम चक्रीय ग्रुप उपस्थित होगा, यहां पर विषम चक्रीय ग्रुप उपस्थित होगा। देखिए हिस्टाडीन में फॉर एग्जांपल, हिस्टाडीन, हिस्टाडीन के अंदर ये तो मुख्य श्रृंखला हो गई। अब यहां पर मुख्य श्रृंखला के बाद में यहां जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, ये कैसी है, विषम चक्रीय ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। ऐसे ही ट्रिप्टोफैन के अंदर, ट्रिप्टोफैन में मेन अमीनो अम्ल की संरचना, ये कार्बनिक ग्रुप, अब इस कार्बनिक ग्रुप से यहां पर बीच में आकर के बेंजीन वलय ऐड हो जाती है,
यहाँ पर आकर के बेंजीन वलय ऐड हो जाती है। ये होता है ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पर विषम चक्रीय ग्रुप उपस्थित होंगे और इसी विषम चक्रीय ग्रुप के कारण हम इसको क्या कह रहे हैं, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर इनके फर्स्ट जो ग्रुप हमने डिवाइड किया था एलिफेटिक, वो किया था अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आधार पर, जिनको हमने 4 प्रकार में बांटा था। दूसरा था जो पार्ट्स में यहाँ पर कार्बनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसकी जगह पर अगर बेंजीन वलय जुड़ रही है या उससे बेंजीन वलय जुड़ रही है तो वो कैसे होते हैं, एलिफेटिक प्रकार के, एरोमेटिक प्रकार के। और यहाँ पर अगर विषम चक्रीय ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बनिक ग्रुप के स्थान पर तो वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक प्रकार के कहलाते हैं। नेक्स्ट, इनके भौतिक गुण। अगर हम अमीनो अम्ल के भौतिक गुणों की बात करें तो जो अमीनो अम्ल होते हैं ये अमीनो अम्ल रंगहीन होते हैं। भौतिक गुण, अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। अगर अमीनो अम्ल का या फिर कहें प्रोटीन का हम क्रिस्टलीकरण करें तो यहाँ पर आसानी से ये क्रिस्टलीय फॉर्म में प्रोटीन आ जाएगी, क्योंकि अमीनो अम्ल क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलीय फॉर्म में बदल जाते हैं। इनके जो क्रिस्टल बनते हैं ये क्रिस्टल विभिन्न आकृतियों के बन जाते हैं। ये सूच्याकार से लेकर के षटकोणीय तक, सूच्याकार से लेकर के षटकोणीय तक किसी भी रूप में इनके क्रिस्टल हमको प्राप्त हो सकते हैं। अगर इसकी विलेयता देखी जाए तो अगर प्रोटीन को हम जल में घोलेंगे तो यहाँ ये अत्यधिक विलेय होगी, जल के अंदर अत्यधिक विलेय होगी। एल्कोहल के अंदर घोलेंगे तो यहाँ अल्प विलेय होगी। और अगर इसी को हम कार्बनिक विलायकों में घोलेंगे CCl4 ईथर तो यहाँ पर ये क्या होगी, अविलेय होती है। कार्बनिक विलायकों में जो अमीनो अम्ल होते हैं या प्रोटीन होती है वो क्या होती है, अविलेय। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके रासायनिक गुण नेक्स्ट लेक्चर।